नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। देखिए, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो अंग्रेजी की जो बेसिक हमारी ग्रामर है उसके कंसेप्ट पर होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनमें से एक, पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए, आज शुरुआत जब हम करें अंग्रेजी की तो हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश जो है उसे हम क्या लेते हैं एज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर या दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा की जब बात की जाए तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो वी कैन से कि जो भाषा है वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का एक जरिया है, हमारे अंदर की फीलिंग्स को, हमारे अंदर के जो विचार है उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का, एक्सचेंज करने का एक जरिया है लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी एक भाषा है। भाषा का जो ओरिजिन होता है, भाषा का जो उद्भव होता है वो हमेशा आप जानते हैं उसको हमेशा साउंड जो है उद्भव करवाते हैं, यानी भाषा जो है हमेशा ध्वनि से निकलती है। और आप जानते हैं कि जो साउंड है उनका जो उद्भव है वो हमेशा लेटर से होता है। और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी के अंदर 26 जो है वो अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट, अल्फाबेट से आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। देखिए, लेटर्स जो है उनको भी हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट, और दूसरा जो है उसको हम डिवाइड करते हैं वोवेल्स। देखिए, आप जानते हैं कि वोवेल्स जो है वो संख्या के अंदर 5 होते हैं जिन्हें आपने पढ़ा है, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, जो बाकी बच गए संख्या के अंदर जो 21 होते हैं उन्हें आप जानते हैं कि ये सभी जो है वो एटसेट्रा ये सभी कॉन्सोनेंट्स की श्रेणी में आते हैं। तो हमने बात की कि अंग्रेजी की भाषा है और वो लैंग्वेज जो है उसे माना जाता है, अंग्रेजी को लैंग्वेज कहा जाता है। और लैंग्वेज जो है हमेशा साउंड से इमर्ज होती है और साउंड जो है वो हमेशा लेटर से निकलते हैं। इंग्लिश में आप सभी जानते हैं, हमने प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा है कि अंग्रेजी जो है उसके लेटर्स को हम दो श्रेणियों में या दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले वोवेल्स आते हैं और ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल्स और बाकी के जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स है। देखिए, हम समझते हैं कि जब आपस में हम कॉन्सोनेंट और वोवेल को, कॉन्सोनेंट और जो वोवेल है उनको जब हम कनेक्ट करते हैं तो फिर हमारे यहां पर वर्ड का निर्माण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे स्वर और व्यंजन को जब आपस में मिलाते हैं उनका जो मेल होता है तो हमारे सामने आता है वर्ड। अब बात करें इस वर्ड की, तो वर्ड जो है वो उसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या है, वर्ड वास्तव में है क्या। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ड है वो इंग्लिश के अंदर उसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो एक मीनिंगफुल यूनिट है। और किसकी है? ऑफ लेटर्स की। जब आप बात लेटर्स की करते हैं तो आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारे लेटर्स होते हैं, यानी वर्ड होते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ड की डेफिनेशन की, तो हम कह सकते हैं कि मीनिंगफुल यूनिट, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस जैसे आपने पढ़ा है, तो मीनिंगफुल मीन्स हम कह सकते हैं कि सार्थक, यूनिट मीन्स हम कह सकते हैं इकाई, और किसकी इकाई? ऑफ लेटर्स यानी वर्णों की, यानी वर्णों की सार्थक इकाई को हम वर्ड कह सकते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा दोस्तों की वर्ड जो है वो सार्थक इकाई को कहते हैं वर्णों की। लेकिन जब हम बात करें एक एग्जाम्पल की तो हम कह सकते हैं जैसे कि हम किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल है कि हमने ए को एन से और टी से जोड़ा तो हमारे सामने एंड बना। जैसे हम पी को ई को और आपस में एन से जोड़ते हैं तो हमारे सामने पेन बना। तो ये जो दो वर्ड हमारे सामने आए वो अपने आप में मीनिंगफुल है और हम सब जानते हैं कि एंड और पेन जो है उनका अर्थ क्या होता है। लेकिन हम जब आपस में इनके अलावा जैसे टी है, एन है और ए को जोड़ते हैं तो हमारे सामने जो टी एन ए इस प्रकार से, या पी ई एन है उसकी जगह अगर हम बात करें तो ई पी एन या जो भी हम जोड़े तो इनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि
शब्दों की या शब्द जो है उसकी वास्तविक परिभाषा वही है कि अगर हमें वर्णों को आपस में मिलाना हो तो उनका वास्तविक और एक मीनिंगफुल अर्थ जरूर निकले, यानी उनका एक सार्थक शब्द का जो एक प्रोग्रेसिव तरीके से एक अर्थ निकले। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्ड की, तो आप समझ चुके होंगे, शायद पढ़ा भी होगा आपने कि वर्ड जो है वो वर्णों का सार्थक मेल होगा। चलिए आप देखिए, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने जो बेसिक इंग्लिश के कंसेप्ट्स की बात की है, तो अंग्रेजी जो है उसे हम भाषा के रूप में लेते हैं, और भाषा का जो एमर्ज है, भाषा का जो उद्भव है, वो साउंड्स होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। और साउंड जो है वो लेटर से बनते हैं या लेटर से निकलते हैं। तो अंग्रेजी में हो या हिंदी में भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो वर्ण है आपस में मिलते हैं तो निर्माण करते हैं वर्ड का, शब्द का। देखिए आगे जब शब्द से आगे की बात की जाए तो शब्द जो है उससे आगे हम बात करेंगे फ्रेज का। हम हिंदी में इसको कह सकते हैं वाक्यांश, फ्रेज। देखिए फ्रेज को भी हम डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में। अंग्रेजी में फ्रेज जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम कह सकते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेज, फिर हम बात करें एडजेक्टिव फ्रेज, और फिर बात कर सकते हैं एडवर्ब फ्रेज। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये फ्रेज क्या होगा, व्हाट इज द डेफिनेशन, यानी फ्रेज क्या है, वाक्यांश। तो हम अगर बात फ्रेज की करें तो हम ये कह सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इसको हम डिफाइन करें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हम कह सकते हैं कि शब्दों का समूह है, विदाउट, आप सब जानते हैं, बिना किसी, कंप्लीट यानी पूर्ण, और मीनिंग यानी अर्थ के, यानी बिना किसी अर्थ के अगर कोई शब्दों का समूह आता है तो उससे हम वाक्यांश कहते हैं। इट मीन्स वी कैन से कि अगर बात एग्जाम्पल की करें तो जैसे मैं बात करूं कि अर्जुन, हमने आगे उसको एंड से जोड़ा है। आप जानते हैं अर्जुन किसी का नाम है और नाम जो हमेशा नाउन में आता है। एंड कर्ण, अगर वाक्य जो है वो केवल इतना ही हो तो हम क्या इससे इस वाक्य का पूर्ण होने का या उस वाक्य का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं? आप शायद कहेंगे नहीं, क्योंकि कर्ण और अर्जुन या अर्जुन और जो कर्ण है वो केवल 2 संज्ञाएं हैं। इसलिए हमारी जो परिभाषा ये कह रही है कि आप समझ सकते हैं कि ये दोनों नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज है। यानी फ्रेज से हमारा तात्पर्य क्या रहेगा कि फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर है, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। इसी तरीके से हमारी परिभाषा भी है कि शब्दों का समूह तो बनेगा लेकिन उसका एक कंप्लीट क्या नहीं होगा, मीनिंग नहीं होगा। और अगर हमें कंप्लीट मीनिंग चाहिए तो हम फ्रेज से आगे बढ़ेंगे सेंटेंस की तरफ। अब आपके माइंड में अगर सेंटेंस को डिफाइन करने की आ रही है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो हम क्या कहेंगे? आप ऊपर का जो फ्रेज है उसके अंदर से कुछ चेंज करके शायद सेंटेंस की परिभाषा बना सकते हैं। और सेंटेंस की परिभाषा आपने पढ़ी है कि वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद आउट जो है उसमें हम कह सकते हैं कि आउट अगर हम रिमूव कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, तो सेंटेंस की परिभाषा एक आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का समूह है विद कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा का पूरा क्या निकले, एक अर्थ निकले। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगी, सेंटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह आपस में मिलेगा लेकिन उसका एक अर्थ जरूर निकलेगा। जैसे हम बात करें राम एंड श्याम की, जो मेरे क्लासमेट्स हैं, यानी राम एंड श्याम आर माई क्लासमेट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि राम और श्याम जो है वो नाउन है
आर जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में है, माई जो है वो मेरा या मेरी जो है हम समझ सकते हैं कि प्रोनाउन के रूप में लिया गया, और क्लासमेट जो है वो संज्ञा है यहाँ पर। तो इस शब्द को या इस माफ कीजिएगा इस जब वाक्य को हम देखेंगे तो राम और श्याम जो है वो मेरे सहपाठी है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, और कंप्लीट जो मीनिंग निकले तो उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ड है उसको हम जब आगे बढ़ेंगे तो वर्ड जो उसको फ्रेजेस के रूप में या फ्रेज के रूप में डिवाइड करेंगे, और आपने पढ़ा है कि फ्रेज जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज जो है और एडजेक्टिव फ्रेज है और एडवर्ब फ्रेज जो है वो उनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, हालांकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूर होगा। जब फ्रेज की डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का समूह जरूर है लेकिन उनका वास्तविक रूप में अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं निकले। जैसे बात किया हमने कि अर्जुन और जो कर्ण है, या कर्ण और अर्जुन जो भी है, या राम और श्याम है, या हम और आप है, तो हमारा जो है उसके अंदर वाक्य के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड जरूर बना लेकिन उसका कंप्लीट अर्थ नहीं निकला। इसलिए फ्रेज आप समझ सकते हैं कि आपस के अंदर नाउन फ्रेज भी है, एडवर्ब फ्रेज भी और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में लिए जाते हैं। लेकिन अर्थ कंप्लीट कब बनेगा जब हम बात करेंगे सेंटेंस की यानी वाक्य की, तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जो एक एग्जांपल लिखा हमने, श्याम और जो राम है वो मेरे क्लासमेट्स है, ये जो है आपके अंदर या अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरीके से जरूर आपने समझा होगा, समझ में आया होगा। और अगर कहीं से किसी प्रकार का आपका लगे कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, या आपने अगर ऑलरेडी इन चीजों को पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी चीज है, फिर से आपका रिवाइज होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी जो समस्याएं हो वो आप शेयर कर सकते हैं हमसे। टेक अ शॉट। चलिए आगे बात करते हैं। हमने अभी बात की सेंटेंस की, अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, देखिए बेसिक इंग्लिश आज हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मीन्स हम कह सकते हैं कि जो वाक्य है उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश के अंदर एक नॉर्मली अगर बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के अंदर वाक्य जो है वो हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइड होता है। बेसिक इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। हम बात करें जब सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट मीन्स आप समझ सकते हैं कि कर्ता जो कार्य करने वाला होता है। जो वर्ब है इसे हमने बात की है कि वर्ब हम कह सकते हैं एक्शन, जो कार्य किया जाता है। अगर हम वर्ब को डिवाइड करने की बात करें कि जो कार्य है उसको हम डिवाइड करें तो हम इसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो हम हेल्पिंग वर्ब और दूसरी लेंगे हम मेन वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो है वो वर्ब के दो अलग अलग प्रकार के काइंड्स है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, तो इसके अंदर क्या है। देखिए मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने पढ़ा है अंग्रेजी के अंदर कि आप इज एम आर लेते हैं, आप डू डज लेते हैं, आप डिड लेते हैं, आप हैज हैव लेते हैं, आप विल लेते हैं। काफी सारी हम कह सकते हैं बहुत सारी होती है, कंप्लीटली लिख नहीं रहा हूं। तो ये सभी हेल्पिंग वर्ब है, यानी क्रिया जो है उसकी सहायता करती है, सहायक क्रिया है। जब हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में हमने पढ़ा है कि मेन वर्ब जो है वो एक कार्य है, हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य है। जैसे हम नॉर्मली शुरुआत जब करते हैं सुबह की, तो गेट अप, गो, कम, इट, इस तरीके से। तो आपने पढ़ा भी है कि मेन वर्ब जो है उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। मेन वर्ब की मुख्यतः हम भागों की बात करें अगर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और पांचवी फॉर्म में डिवाइड है। जैसे आप जानते हैं कि वर्ब जो है उसकी 5 फॉर्म होती है, हालांकि मुख्यतः 3 फॉर्म को हम यूज करते रहते हैं। जो चौथी और पांचवी फॉर्म इसको भी अक्सर यूज किया जाता है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो विस्तार से हम बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की,
हालांकि आपने पढ़ा है जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें जैसे गो, सेकंड फॉर्म जो है जो पास्ट फॉर्म मानी जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं गोन। जो फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म है उसके अंदर हम जानते हैं कि गो, चौथी फॉर्म जो है उसके अंदर हमेशा आईएनजी लग जाता है, और पांचवी फॉर्म जो है उसमें हमेशा एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं पांचवी फॉर्म। तो वर्ब जो उसको दो भागों में डिवाइड किया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में हम पढ़ेंगे। अंत में बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा, जैसे अगर हम एक सेंटेंस को ले लें कि ही इज राइटिंग ए नॉवल, तो वाक्य सामान्य सा है कि ही यानी वह इज, हमने अभी बात की हेल्पिंग वर्ब। राइट जो है उसके अंदर आईएनजी लगाया गया है, आप कह सकते हैं कि सर वर्ब की चौथी फॉर्म की बात की हमने। और जो ए नॉवल है यानी वह लिख रहा है। अगर हम प्रश्न पूछे आपस में ऑब्जेक्ट की जब जानकारी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिया जो है वर्ब है उसका इंपैक्ट किस पर पड़ता है, यानी क्रिया का जो प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो वह लिख रहा है, हम उससे पूछें कि वह क्या लिख रहा है, तो क्या का जो जवाब है हमारा वो है ए नॉवल। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या और जो किसे, इन दोनों का जो जवाब है वो हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। हालांकि इसके अंदर बात सिर्फ क्या की हो रही है, इसमें किसे नहीं आया है, इसके अंदर सिर्फ हमने बात की है क्या की। तो अभी हमने बात की कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें सामान्य बेसिक इंग्लिश के अंदर हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपने पढ़ा है कर्ता, जो नाउन के रूप में भी हो सकता है, जो अक्सर हम देखते रहते हैं कि लगभग हम नाउन को वाक्यांश के रूप में, जब फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। फिर बात की हमने वर्ब की। वर्ब जो है हमने उसकी डिफाइन की, तो एक्शन के रूप में हम ले सकते हैं। दो प्रकार की है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप टेंस के रूप में पढ़ेंगे, सभी जो टेंस है उनकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर चर्चा की है, जैसे इज एम आर है, डू डज है, डिड है, हैज एवर, विल है, सेल है। इनके अलावा हमने बात की वर्ब की दूसरी जो कैटेगरी है उसकी, जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब से तात्पर्य जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, जो एक्शन के रूप में हम लेते हैं, जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम मेन वर्ब की कैटेगरी में लेते हैं। मेन वर्ब को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है कि मेन वर्ब जो है उसको हम अंग्रेजी में 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म के रूप में लेते हैं। देखिए वैसे हम देखते हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको प्रेजेंट फॉर्म के रूप में लेते हैं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म में, जो भी अतीत में, जो भूतकाल में हमारे द्वारा जो कुछ किया गया है या किया गया था माफ कीजिएगा, उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेते हैं। थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल्स के रूप में ली जाती है। चौथी फॉर्म जो है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में लेते हैं, और जो पांचवी फॉर्म है उसको हम इन्फिनेटिव के रूप में लेते हैं, जिसमें एस या इस लगा सकते हैं। अधिकतर कई बार टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इसके अंदर जोड़ी जाती है। तो अभी हमने बात की थी वर्ब की, आगे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, हालांकि हम आगे जब बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं परिभाषा भी लिखेंगे इसकी, कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि क्रिया जो है हमारी उसका इंपैक्ट, कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा है कि क्रिया जो है इसके अंदर जब हम सब्जेक्ट से क्रिया के बारे में जब बात करें तो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, वह लिख रहा है। लेकिन बात करें ही इज राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, वह लिख क्या रहा है, तो हमारा जो जवाब आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट जो है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या और किसी का जब हमें जवाब चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को ही तलाशेंगे। ठीक है, तो यहां तक जरूर उम्मीद करेंगे कि आपने समझा होगा। और अगर किसी भी प्रकार की अभी हमने बात की कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। और किसी भी तरीके की, जैसे इस रिलेट जो टॉपिक हमारा शुरू किया बेसिक कंसेप्ट से, तो आप उनके बारे में जरूर बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने बात की थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, जिससे हमने समझा था कि ये किसी भी प्रकार के सेंटेंस का एक सामान्य स्ट्रक्चर है। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनसे हम ये देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस के साथ कि किस तरीके से इन्हें हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं।
जैसे दूसरा पहला सेंटेंस हमारा जॉन कॉल्ड मी, दूसरा हम लिखा है ही ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस। फिर हम देख रहे हैं कुछ सेंटेंस और, जैसे माय ग्रैंड मदर told us stories। फिर हम देखते हैं कि she will send me some rupees। देखिए यहां से हम बात करें कि सबसे पहले जो चार सेंटेंस हमारे सामने हैं, पहला सेंटेंस जॉन कॉल्ड मी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, अभी हमने बात की थी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट क्या है? हमने बात की थी कि जो कार्य करने वाला है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टिसिपेंट्स रखता है किसी भी सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो जॉन कॉल्ड आप समझ सकते हैं कि कॉल्ड जो है वो क्रिया है, और मी मीन्स हम कह सकते हैं मुझे। तो आप ये देखेंगे कि जॉन जो है उससे हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जो है वो आगे क्या है इस सेंटेंस के अंदर? कॉल्ड आप क्या लेंगे? वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जॉन ने कॉल का मतलब होता है पुकारा या बुलाया कह सकते हैं। फिर आगे है जॉन ने पुकारा, यहां आप देख सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलेंगे हम। तो जॉन ने किसे बुलाया, जॉन ने किसे पुकारा, तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट, यानी जॉन ने किसे बुलाया। तो जॉन ने, यहां पर हम बात किससे की करेंगे, तो किसे का जो जवाब है आपका मी। देखिए अगले सेंटेंस में आते हैं, ही ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस। साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि हम जब बात करते हैं इन सेंटेंसेस की, तो आपको आइडेंटिफाइड साथ साथ करना आना चाहिए, और आप साथ साथ ये देखें कि हमें कितना इनमें आइडेंटिफाइड करना आ रहा है। तो यहां है सबसे पहले ही, फिर ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस। तो हमें सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाइड करना है हमारे सब्जेक्ट को। तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर काम करने वाला कौन है? आप देखेंगे इस वाक्य में शुरुआत जिस वाक्य में हालांकि ही से हुई है, फिर आया ऑलवेज टेक्स एक्स्ट्रा क्लासेस। तो ही जो है आप किसके रूप में लेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि ही जो है यहां पर हमारा क्या होगा? कार्य करने वाला होगा। ही मीन्स हम कहेंगे वह, तो आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य ही नहीं किया है। ऑलवेज है, डेली है, इनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में लेते हैं, तो यहां पर ये एडवर्ब। टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि वर्ब जो उसके अंदर एस या एस के रूप में हम लेते हैं, तो वर्ब की 5 फॉर्म को हम शामिल करते हैं इनमें। तो यहां पर वर्ब जो है ये प्लस एस या ई एस, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो ये वर्ब है। तो वह हमेशा लेता है, जब हम बात करें क्या लेता है, तो हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेज यानी अतिरिक्त कक्षाएं। तो एक्स्ट्रा क्लासेज जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा शायद आपको कि किस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां आगे जो है माय ग्रैंडमदर टोल्ड अस स्टोरीज। तो यहां सबसे पहले माय ग्रैंडमदर टोल्ड अस स्टोरीज। देखिए हमने अपना जो सबसे पहला जो बेसिक आज का कंसेप्ट लिया है वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हालांकि थोड़ा सा आगे हम देखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें पहचानना इसमें आना चाहिए। तो माय ग्रैंडमदर टोल्ड अस स्टोरीज यानी मेरी दादी माँ ने, टेल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर टोल्ड यानी बताती थी, अस हम समझ सकते हैं कि हमें, स्टोरीज यानी कहानियां। तो मेरी दादी माँ हमें कहानियां सुनाती थी या बताती थी कह सकते हैं। टेल को हम सुनाना के संदर्भ में ले सकते हैं, टेल यानी सुनाना भी होता है, टेल यानी बताना भी होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कौन सुनाती थी, तो हु जो है उसका कंसेप्ट हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। हम समझ सकते हैं कि कौन जो है वो क्या है, उसका जो जवाब है वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो हु टोल्ड अस स्टोरीज, तो आपका जवाब क्या आएगा? मेरी दादी माँ। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या हुआ? माई ग्रैंडमदर। हालांकि देखेंगे आगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो माई जो है वो प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, मेरी दादी माँ। फिर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, या यहां पर दिया गया है मेन वर्ब।
हालांकि हमने जो कंसेप्ट समझा था वो था सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रूप में, तो अभी तक हमने उसी प्रकार के सेंटेंस लिए। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो आपकी है टोल्ड, तो आप इसे समझ सकते हैं वर्ब, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, या आपको मिलेगी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी अभी की इज एम आर, वाज वर, विल सेल, डू डिड, डन, जो भी थी। यहां पर देखिए आगे, तो दादी माँ ने सुनाई, फिर प्रश्न है यहां अस भी है और स्टोरीज भी है। तो हम ये किस तरीके से समझेंगे कि ये अस क्या है, स्टोरीज क्या है। अभी हमने बात की थी कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमने हमारे अभी कुछ समय पहले जब चर्चा की थी कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें दो जो हिंदी के शब्द है इनके एंसर को हमेशा तलाश करने की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बात करें कि दादी माँ ने सुनाई, प्रश्न सबसे पहले ये ले कि क्या सुनाई, तो आपको आ रहा है क्या का जो जवाब आ रहा है वो है स्टोरीज। तो हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका ये भी है। फिर हम बात करें किसे सुनाई, तो जवाब आएगा अस यानी हमें। तो हम शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सर आपने जो ऑब्जेक्ट है वो दो लिखे हैं, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट जो है वो दो कैसे आए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो नंबर के रूप में हम ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 ले लें और ऑब्जेक्ट नंबर 2 ले लें। उसके भी अलग अलग दो काइंड्स हैं। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने पढ़ा है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम समझें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कौन सा इसमें, जैसे अस और स्टोरीज की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है नॉन लिविंग। थोड़ा यूज समझिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब होता है जिसका, यानी जो हम कह सकते हैं कि जो निर्जीव हो, एक तरीके से कह सकते हैं। तो दादी माँ ने क्या सुनाई, यानी इसको एक तरीके से देखें तो हम साथ साथ इसको वर्ब से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी वर्ब से हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वर्ब का जो क्या का जो जवाब है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरी जो दादी माँ है उन्होंने सुनाई, तो प्रश्न जब हम करें कि क्या सुनाई, तो उत्तर जो आएगा वो नॉन लिविंग यानी स्टोरीज आएगा। स्टोरी जो वो नॉन लिविंग होगा, और हम वर्ब से जब इसको संपर्क करें, क्रिया से जोड़ें, तो क्या का जो जवाब आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर क्या आ जाएगा, स्टोरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो है स्टोरीज। फिर बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा लिविंग, कह सकते हैं लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, या सिर्फ लिविंग्स ले सकते हैं, यानी जीवित जो है। और इसके अंदर हमें बात करनी पड़ेगी किसे, यानी जब हम प्रश्न पूछें तो किसे का जो जवाब आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसके अंदर हम ये समझ सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ, जिसे वर्ब से जोड़ेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी दादी माँ ने क्या सुनाई, तो उत्तर आएगा कहानियां। कहानियां आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें कि दादी माँ ने कहानियां सुनाई, लेकिन किसे सुनाई, तो वो जो सेकंड यहाँ पर है इसे हम ले सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो शायद आपने समझा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कौन सा होगा। यहाँ पर यू समझे तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो नॉन लिविंग है, या इसे वर्ब से कनेक्ट करें, या वर्ब से बात करें दादी माँ ने क्या सुनाई, और क्या का जो जवाब होगा आपका वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। फिर हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, जिसमें लिविंग है, लिविंग यानी अस, जैसे हम, और हमारा जो अस्तित्व है। स्टोरीज कोई अस्तित्व नहीं है, स्टोरीज हम कह सकते हैं नॉन लिविंग है, और अस जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ली जाती है। इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट जो है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी दो भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो आगे जो है वाक्य नंबर 4, शी विल सेंड मी सम रुपीज। तो आपको इसके अंदर समझना होगा यहाँ पर मी और सम रुपीज जो है उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसके अंदर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, और आप जरूर बताएं किस तरीके से कि इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। टेक ए शॉट। सही है, ठीक है, सही है। ये मिलता था जो नहीं, अब वो तो कर दे से ज़्यादा देने को मैं यूँ कर दे से किल पवन जाने। चलिए फिर आगे देखते हैं।
अंग्रेजी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती है वो आज की सेशन में हमने अभी तक आपके सामने की है। अब हम चर्चा करने वाले हैं हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। देखिए, अभी तक हमने अंग्रेजी की बेसिक कुछ चीजें सीखी, लेकिन अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। यहां जो शब्द है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर इसको डिस्क्राइब करें, हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझे तो पार्ट्स का मीन्स हम मानेंगे हिस्सा या कोई भी भाग कह सकते हैं। किसका हिस्सा बात करें इस स्पीच की, स्पीच का अर्थ हम कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट या हम कह सकते हैं कोई कथन, यानी आपके द्वारा हमारे द्वारा कही गई कोई भी बात जो है उसको हम स्टेटमेंट में लेंगे, वो हमारा कथन होगा। तो हमारे द्वारा जो बात कही जाती है उससे हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे वो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। देखिए, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बात करेंगे नाउन की। दूसरा जो होगा वो हमारा प्रोनाउन। कई बार हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, इसको हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रोनाउन नहीं करके प्रोनाउन। तीसरा जो होगा हमारा, इसको आप पढ़ेंगे तो आप इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़कर इसके अंदर आपको डी जो है उसको साइलेंट समझना है। आप इसको पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी आप इसमें इसको यू समझ सकते हैं कि डी इसमें है नहीं, लेकिन हमें जब इसको लिखना है तो लिखित रूप में हमें लिखना जरूर पड़ेगा डी, लेकिन आप जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो डी इसमें साइलेंट रहेगा। कुछ और भी देखिए वर्ड है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जब बीच के अंदर जे और ए हो, यानी शुरुआती चरण में ए और जे के बीच में अगर डी आता है तो वो हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे हम लेते हैं, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, एडजस्ट या एडजस्ट। तो हम इसको एडजस्ट लेंगे, कई बार हम इसके साथ जोड़ते हैं मेंट, यानी एडजस्टमेंट, न कि एडजस्टमेंट। कई बार आप कुछ वर्ड्स और भी है, जैसे यहां पर हमारा आगे वाला शब्द है, क्या कैसे पढ़ेंगे आप। देखिए, साथ साथ प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश। जब हम बात स्पोकन इंग्लिश की करें तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगी कि हम इसको डी पढ़ें या इसके साथ जो डी को साइलेंट माने। तो हमने इसी का अभी तक की जब हम पढ़ेंगे तो इसको मानेंगे क्या, एडजेक्टिव। यहां जो क्या है, एडजॉइनिंग एरियाज, यानी आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र। देखिए, फिर आगे बात करते हैं वर्ब की। इसको हम वर्ब नहीं पढ़ेंगे, वर्ब है, इसको हम पढ़ेंगे वर्ब, मीन्स क्रिया। फिर हम बात करें एडवर्ब की, इसको हम पढ़ सकते हैं एवर्ब नहीं पढ़कर सीधा, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ए के आगे अगर डी हो और फिर आगे जे हो तो जरूर डी साइलेंट रहेगा, लेकिन अभी हमें जब इसका प्रोनाउंसिएशन करने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। फिर हम बात करेंगे प्रीपोजिशन, न कि प्रीपोजिशन, यानी जो शब्द है जिसे पोजीशन नहीं करके हम क्या कहेंगे, पोजीशन, इसे प्रीपोजिशन, यानी हम इसको प्रीपोजिशन नाम दे सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे कंजंक्शन, न कि कंजंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। फिर लास्ट आएगा इंटरजेक्शन। देखिए, अभी हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की कि 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन, फिर से एक साथ आप दोहरा सकते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव न कि एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और लास्ट में आपका इंटरजेक्शन। देखिए, आज के सेशन में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम विस्तृत रूप से सबसे हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंग्लिश का नाउन, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी ठीक लगे तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।